जय हिंद और हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंडिया माय देश में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आज मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पे ही आज हम बात करने वाले हैं 1962 भारत चाइना के युद्ध की एक ऐसी लड़ाई के बारे में कि जिसने एक ऐसी मिसाल बनाई कि आज भी इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में इसे वन ऑफ द बेस्ट इंडियन डिफेंसेस की लिस्ट में रखा जाता है। तो बात है 1951 की, जब तक कि भारत चाइना बॉर्डर पे फोर्सेस की तैनाती नहीं की जाती थी। भारत की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी कोई भी फोर्सेस, कोई भी आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती उनके बॉर्डर पे नहीं रहती थी। और वो क्यों नहीं रहती थी? क्योंकि उस टाइम पे जो तिब्बत का पूरा एरिया था वो चाइना ने हथिया नहीं रखा था। तो वो तिब्बत का जो पूरा एरिया था वो एक तरह से बफर जोन माना जाता था। लेकिन 1951 में जब चाइना ने तिब्बत को भी हथिया लिया तो उसके बाद दोनों कंट्रीज़ ने, भारत ने भी और चाइना ने भी, दोनों ने बॉर्डर पे अपनी अपनी फोर्सेस की तैनाती शुरू कर दी, अपने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स बढ़ाने शुरू कर दिए, नई नई पोस्ट बनानी शुरू कर दी। और उसमें भी चाइना ने बहुत तेज़ी से काम शुरू किया और उन्होंने जल्द से जल्द अपनी सारी पोस्ट तक जो रोड्स की फैसिलिटी है वो अवेलेबल करा दी। लेकिन फिर आप तो चीन को जानते ही हैं, थोड़ा सा से तो उन्हें संतुष्टि मिलती नहीं है, उन्हें हर बार ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसीलिए चाइना के जितनी भी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर्स हैं, आप लोग हिस्ट्री चेक कर लीजिए, आप लोग गूगल चेक कर लीजिए, तो जितनी भी कंट्रीज़ के साथ चाइना के बॉर्डर हैं, चाहे वो रशिया ही क्यों ना है, हर एक कंट्री के साथ चाइना का जो है वो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है। और यही चाइना भारत के साथ भी करना चाहता था। वो तिब्बत तक ही नहीं रुका, उसे भारत के और भी लद्दाख के एरियाज़ भी चाहिए थे, जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज़ भी चाहिए थे, नॉर्थ ईस्ट के भी एरियाज़ चाहिए थे। और इसी वजह से उन्होंने 30 अक्टूबर 1962 में भारत के विरुद्ध जम्मू एंड कश्मीर के अक्साई चीन और नॉर्थ ईस्ट के नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में भारत पर एक बड़ा हमला कर दिया। भारत इस हमले के लिए दोस्तों बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि भारत ने तो कभी ये उम्मीद करी नहीं थी कि, भारत को ये जरूर था कि चाइना के साथ हमारी लड़ाई हो सकती है, लेकिन भारत को ये नहीं था कि इतने जल्दी चाइना हम पे हमला कर देगा। और अब भारत क्योंकि इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, तो चाइना ने इसी का फायदा उठाते हुए भारत के कई सारे अहम जगहों पर कब्जा कर लिया। और इसी दौरान चीन का ध्यान लद्दाख में चुशूल सेक्टर पर भी था, क्योंकि ये एरिया मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो वजहों से। पहला, जो चुशूल सेक्टर है, इससे पूरे लद्दाख रीजन पे बहुत आसानी से नज़र रखी जा सकती है। और दूसरा, ये जो चुशूल सेक्टर है, यहाँ पर भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर स्ट्रिप है, जहाँ पर से कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना अपनी सेना को बहुत ज़रूरी गोला बारूद की ज़रूरत है, या राशन की ज़रूरत है, या किसी भी और सामान जो हमें युद्ध लड़ने के लिए या वहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस पोजीशन बनाने के लिए चाहिए होती है उस एरिया में, तो वहाँ पर ये सारा सामान पहुँचाने के लिए ये जो एयर स्ट्रिप है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब चुशूल से ही कुछ किलोमीटर दूर पर है रेजांगला, जिस पर कि अगर चीन का कब्जा टाइम पे हो जाता तो वो पूरे चुशूल सेक्टर पे तो कब्जा कर ही लेता, साथ ही साथ लद्दाख के बहुत सारे रीजन्स पे भी अपना कब्जा कर लेता। तो चीन की इसी योजना को समझते हुए भारत ने 24 अक्टूबर 1962 को मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को रेजांगला भेजने का सोचा। इस कंपनी के ज़्यादातर जवान जो थे वो हरियाणा के थे, तो उन्होंने कभी भी इतनी एक्सट्रीम ठंड के वेदर का बिल्कुल भी सामना नहीं किया था। तो क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर हो जाता था वो बहुत टाइम पे -40 डिग्री सेल्सियस भी चले जाता था। अब ये टेम्परेचर इतना सीवियर था कि इस टेम्परेचर पे अगर बाहर कोई भी चीज़ निकाली जाए तो वो तुरंत ही जम जाती थी। अब परेशानी केवल यही नहीं थी, परेशानी ये भी थी कि ये जो चार्ली कंपनी के जो जवान थे, इनको बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला से रेजांगला भेजा गया था। और इनके पास इतनी सर्दी में चलने के लिए और काम करने के लिए ना तो गर्म कपड़े थे और ना ही बूट्स थे। अब रेजांगला की पोजीशन इतनी मुश्किल थी कि यहाँ पे पहाड़ियों का एक बहुत बड़ा जंजाल है। तो पहाड़ियों की वजह से युद्ध के दौरान यहाँ पे ना तो आपको आर्टिलरी सपोर्ट मिल सकता था और ना ही ज़रूरत पड़ने पे आपको रीइंफोर्समेंट्स या बाकी तरह की मदद जल्दी मिल सकती थी।
अब ऐसी सिचुएशन के बाद भी भारतीय सैनिकों के पास जो राइफल थी वो वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने की थी। .303 राइफल थी, जिसे कि हर बार फायर करने के बाद मैन्युअली रिलोड करना पड़ता था। इन राइफलों के अलावा चीनियों का सामना करने के लिए हमारे सैनिकों के पास 9 लाइट मशीन गन्स थी, 3 2 इंच की मोटार्स थी, 2 3 इंच की मोटार्स थी और केवल 500 हैंड ग्रेनेड्स थे। और इसी के उलट चीनियों के पास भारतीय सैनिकों से कहीं ज़्यादा एडवांस 7.62 सेल्फ रिलोडिंग राइफल्स थी, एडवांस मोटार्स थी, आर्टिलरी सपोर्ट था और रॉकेट्स थे। अब जैसे ही भारतीय सेना की जो कंपनी है, जो कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी है, जैसे ही वो रिजांगला पहुंची तो जो मेजर शैतान सिंह भाटी थे, इस कंपनी के कमांडर, उन्होंने अपनी कंपनी को 3 प्लेटून्स में डिवाइड कर दिया, जो कि तीनों तरफ से निगरानी करेंगी और दुश्मन पर नज़र बनाए रखेंगी। 35 जवानों की प्लेटून 7 नायब सूबेदार सुरजाराम की अगुवाई में नॉर्थ के फॉरवर्ड स्लोप पे तैनात की गई। 40 जवानों की प्लेटून 8 को सदर्न एरिया में नायब सूबेदार हरिराम की अगुवाई में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई और 40 जवानों की प्लेटून 9 को प्लेटून 7 के नॉर्थ वेस्ट में कैप्टन रामचंद्र यादव की अगुवाई में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई। इन तीनों प्लेटून्स को लीड करने के लिए मेजर शैतान सिंह भाटी ने एक कमांड पोस्ट बनाई, जहां खुद मेजर शैतान सिंह तैनात थे। इस कमांड पोस्ट से कुछ ही दूरी पे मोटार टीम को भी एस्टैब्लिश किया गया, जिसका नेतृत्व नायक राम कुमार कर रहे थे। अब रेजांगला की इस पोस्ट पर हर दिन जो होता था वो एक जंग जैसा ही होता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भारी ठंड होती थी और सिचुएशन भी यहाँ पे बहुत मुश्किल होती थी। अब मेजर शैतान सिंह जो थे वो हर दिन सारी प्लेटून्स का दौरा करते थे, अपने सारे जवानों को हर स्थिति में तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे और जो बाकी जवान थे वो भी अपने मेजर की हर कमांड को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करते थे। अब जवान जो थे वो हर दिन ऑल इंडिया रेडियो पे सुनते रहते थे कि चीनी जो हैं वो उस पोस्ट पे भारी पड़ गए हैं। तो जवानों को ये खबर सुन के बहुत गुस्सा आता था और वो अपने मेजर शैतान सिंह जो उनके कमांडर थे उनसे कहते थे कि साहब जब हमें मौका मिलेगा तो हम दुश्मन का डटकर सामना करेंगे। तो ये सुनते ही जो मेजर शैतान सिंह थे उनकी छाती जो थी वो गर्व से चौड़ी हो जाती थी और वो थोड़ा सा मुस्कुरा जाते थे। इसके बाद 17 नवंबर की रात को एक बहुत ही बड़ा बर्फीला तूफान आया और इस तूफान की आड़ में हजारों चीनी सैनिकों ने सभी तरफ से रेजांगला को घेरना शुरू कर दिया। जैसे ही प्लेटून के जवान कुछ समझ पाते, चीनियों की तरफ से रात के 3:30 बजे एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई दिया, जिसकी आवाज़ से पूरा इलाका गूंज गया। फिर जो मेजर शैतान सिंह थे उन्हें जो प्लेटून के कमांडर्स थे उन्होंने रेडियो करके बताया कि चीनी हम पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो मेजर साहब ने भी फिर अपने जवानों को गोली चलाने के आदेश दे दिए। जैसे ही चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की रेंज में आए, सैनिकों ने ताबड़तोड़ उन पे गोलियां चलाना शुरू कर दी और सारे चीनियों को वहीं ढेर कर दिया। और उसके अलावा जो बचे हुए चीनी थे वो अपनी आदत के अनुसार जान बचा करके पीछे भाग गए। अब जैसे ही चीनी सैनिक जो है वो पीछे भागे तो भारत के जवानों को लगा कि पहला खतरा जो है वो टल गया और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। लेकिन उसके थोड़ी देर में ही चीनियों की तरफ से एक बहुत ही शक्तिशाली बस्ट आया, जिसने भारत के 3 इंच मोटार सेक्शन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस हमले की जानकारी जैसे ही मेजर शैतान सिंह को मिली तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि दुश्मन जो है वो बहुत सारी तैयारी करके आया है और दुश्मन के पास बहुत सारे एडवांस वेपन्स हैं। उन्होंने तुरंत रेडियो के ज़रिए अपने सीनियर ऑफिसर्स को इसकी जानकारी दी और रीइंफोर्समेंट्स की मांग करी। लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें जवाब मिला कि रीइंफोर्समेंट अभी नहीं मिल सकती है और किसी भी तरह की मदद उनको नहीं पहुंचाई जा सकती है। यहाँ तक कि उन्हें यह भी कहा गया कि वो अपने जवानों के साथ यहाँ से पीछे हट जाएं। दोस्तों, अगर यहाँ पर मेजर शैतान सिंह चाहते तो वो इस टाइम पे ही पीछे हट सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी मिट्टी बिना लड़े दुश्मन के हवाले करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो उन्होंने वहीं रुककर दुश्मन का सामना करने का सोचा और बाकी जवानों को भी ये अवसर दिया कि वो चाहें तो पीछे हट सकते हैं। लेकिन सारे जवानों ने अपने कमांडर के साथ रुककर दुश्मन का सामना करना और उसे मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। मेजर साहब ने अपने जवानों को ये भी बताया कि उन्होंने सामने हेडक्वार्टर्स में रीइंफोर्समेंट की डिमांड की थी, लेकिन वहाँ से कोई भी मदद फ़िलहाल उन्हें नहीं मिल सकती है।
तो ये सुनने के बाद भी जो जवान थे उनका हौसला बिल्कुल भी नहीं डगमगाया और वो सब अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित होने को बिल्कुल तैयार खड़े थे। इसके बाद जो मेजर शैतान सिंह भाटी थे, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई कि कोई भी गोली तभी चलाई जाएगी जब उस गोली से किसी भी चीनी सैनिक का जो मरना होगा वो तय होगा, क्योंकि भारतीय सैनिकों के पास जो गोला बारूद की संख्या थी, जो मात्रा थी, वो बहुत कम थी और उन्हें सामने से कोई रीइंफोर्समेंट भी नहीं मिल सकती थी। फिर 18 नवंबर को सुबह 4 बजे चीन की तरफ से प्लेटून 7 की पोजीशन पे एक बड़ा अटैक किया गया। जैसे ही दुश्मन सैनिक भारतीय सैनिकों की रेंज में आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसा दी और कुछ ही मिनटों में वहां चीनियों की लाशें बिछ गई और बचे हुए चीनी सैनिक जो थे वो अपनी आदत के अनुसार उल्टे पैर वापस भाग गए। इस जीत से प्लेटून 7 में खुशी छा गई और उन्होंने मेजर साहब को इन्फॉर्मेशन दी कि दुश्मनों की तरफ से फायरिंग बंद हो गई है और हमें एक बार फिर दुश्मन को पीछे भगाने का अवसर मिला था और हमने दुश्मन को पीछे भगा दिया है। लेकिन जो मेजर शैतान सिंह थे, अब तक वो दुश्मन की रणनीति बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए थे। उन्हें पता था कि जल्द ही दुश्मन जो है वो दूसरा हमला करेगा, इसीलिए उन्होंने अपने सैनिकों को तैयार रहने को कहा। फिर 4:55 पे प्लेटून 7 की तरफ से एक मैसेज आया कि सर, दुश्मन की तरफ से एक बड़ा हमला आता दिख रहा है और दुश्मन 400 सैनिकों के साथ हम पे हमला करने के लिए आ रहा है। फिर थोड़ी ही देर में प्लेटून 8 की तरफ से भी मेजर शैतान सिंह को एक खबर आई कि दुश्मन लगभग 800 सैनिकों से हमला करने के लिए हमारी तरफ आ रहा है। इस बार जो मेजर साहब थे, उन्होंने अपने प्लेटून कमांडर्स को बोला कि केवल गोलियां या राइफल से ही नहीं, लाइट मशीन गन, मोटार और ग्रेनेड से भी हमें दुश्मनों पे हमला करना है। मेजर साहब ने उस टाइम पे भी अपने जवानों को जो है वो सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी गोली, कोई भी मोटार फायर तभी किया जाए जब दुश्मन जो हो वो रेंज में हो, ताकि दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो पाए, क्योंकि हमारे पास जो असला बारूद था उस टाइम पे वो कम था। भारतीय सेना के जवानों ने इस बार भी इतनी बहादुरी और वीरता दिखाई कि चीनियों की लाशों के ढेर लग गए और उन्हें फिर से पीछे भागना पड़ा। लेकिन इस बार चीनियों को वापस एकजुट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि वो पहले ही छोटे छोटे हमले करके भारतीय सैनिकों की काफ़ी सारी गोलियां, काफ़ी सारा असला बारूद जो है वो ख़त्म करवा चुके थे। जहां अभी तक सैकड़ों चीनी सैनिक जो थे वो मारे गए थे, वहीं कई भारतीय सैनिक भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। भारतीय सैनिक भी कई सारे जो थे वो शहीद हो चुके थे अब तक। अब चीनियों ने चोटियों की आड़ लेकर भारतीय पोस्टों पे मोटार से हमले करने शुरू कर दिए, जहां रात में ऊंचाई पे होने की वजह से भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। भारत के जो वेपन्स थे, भारत की जो पोस्ट की जो पोजीशंस थी, वो चीनियों को आसानी से नहीं दिखाई दे रही थी। उसी पे जैसे ही सुबह हुई तो भारत के जो हथियार थे, भारत की जो पोस्ट थी, उनकी जो पोजीशंस थी वो चीनियों को बहुत साफ दिखाई देने लग गई और इसीलिए चीनियों ने मोटार और आरसीएल बम से भारत की पोस्ट पे हमला कर दिया। भारत की सारी मोटार जो पोजीशंस थी उनको नष्ट कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इस हमले में भारत के बहुत सारे सैनिक जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, वो शहीद हो गए थे और प्लेटून 7 को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। लेकिन जो प्लेटून 7 थी वो स्ट्रैटेजिकली बहुत ही अहम पोजीशन पे थी, इसीलिए जो मेजर शैतान सिंह थे उन्होंने प्लेटून 9 के जो जवान थे उनको प्लेटून 7 की तरफ मूव करने का आदेश दिया और जो मेजर शैतान सिंह थे वो खुद भी लाइट मशीन गन पे तैनात हो गए और उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। अब क्योंकि भारतीय सैनिकों को गोला बारूद की सप्लाई तो हो नहीं रही थी, तो उनके पास जो गोलियां थी वो बहुत ही कम बची हुई थी, तो इसीलिए भारतीय सैनिकों ने चीनियों को हाथों से दबोच के मारना शुरू कर दिया। क्योंकि बहुत सारे जो हरियाणा के हमारे जवान थे वो कुश्ती के घराने से आते थे, तो एक एक जवान ने चीनियों को पटक पटक के मारना शुरू कर दिया। लेकिन चीनियों की जो जैकेट्स थी, जो उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी, वो इतनी हार्ड थी और इतनी मजबूत थी कि भारतीय सेना के जो जवान थे उनके जो चाकू थे वो भी उन जैकेट्स के अंदर नहीं घुस रहे थे। तो इसीलिए जो लांस नायक सिंगराम और लांस नायक गुलाब सिंह थे उन्होंने अपनी पहलवानी का ऐसा जलवा दिखाया कि दो दो चीनियों को एक एक साथ पकड़ के, एक एक साथ भिड़ा के, मार के वहीं दबोच दिया।
अब इन दोनों भाइयों का ये जलवा देख करके, इन दोनों भाइयों का ये रूप देख करके जो चीनी सैनिक थे वो इनकी तरफ आने से भी डर रहे थे। और दूसरी तरफ जो मेजर शैतान सिंह थे, उन्होंने दुश्मनों की नींद उड़ा रखी थी। वो डट कर दुश्मनों का सामना कर रहे थे और बीच बीच में प्लेटून के जवानों को उनका उत्साह भी बढ़ा रहे थे, उन्हें बूस्ट भी कर रहे थे। कि इसी बीच में एक गोली जो थी वो मेजर शैतान सिंह के कंधे पे लग गई और गोली जो थी वो उनके कंधे को चीरते हुए निकल गई। लेकिन जो मेजर शैतान सिंह थे वो इस गोली के घाव से कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्हें तो इस गोली के घाव का कोई पता भी नहीं चला। उन्होंने तुरंत ही अपनी पट्टी करवाई और वापस से दुश्मन से लड़ने के लिए मैदान में पहुंच गए। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी ऐसी सिचुएशन हो गई कि उनके हाथ से राइफल पकड़ी भी नहीं जा रही थी। तो जब उनकी ऐसी सिचुएशन आ गई तो फिर उन्होंने क्या किया कि रस्सियों से अपने पाँवों के ज़रिए राइफल्स के ट्रिगर को दबाया और दुश्मन पे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। अब दुश्मन भी जो मेजर साहब का ये जज्बा देख करके बहुत हैरान थे और उन्हें ये समझ में आ गया था कि जब तक मेजर शैतान सिंह हैं इस पोस्ट पे वो कब्जा नहीं कर पाएंगे, इस पोस्ट को वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए चीनियों ने ताबड़तोड़ मेजर शैतान सिंह पर फायर शुरू कर दी, उन पे हर तरफ से फायर करना शुरू कर दिया। और इसी बीच एक जो बस था वो उनके पेट में जाके लग गया। मेजर शैतान सिंह के पेट में एक बस जाके लग गया। अब जैसे ही जो बस था वो मेजर शैतान सिंह के पेट में लगा तो उनके पेट से खून जो था वो फुहारे की तरह निकलने लग गया। और जैसे ही भारतीय सेना के एक जवान हरपूल सिंह ने मेजर को बस लगते देखा तो उनका जो खून था वो खौल गया और उन्होंने उस चीनी सैनिक को मौत के घाट उतार दिया जिसने मेजर साहब पर वो बस फायर किया था। लेकिन इसी बीच जो हरपूल सिंह थे वो भी शहीद हो गए और उन्होंने मरते टाइम कैप्टन रामचंद्र को कहा कि मेजर साहब को दुश्मन के हाथ मत लगने देना। जैसे ही रामचंद्र मेजर साहब के पास पहुंचे तो मेजर साहब ने उन्हें कहा कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बस लगा है। उन्होंने जो कैप्टन रामचंद्र थे उन्हें कहा कि तुम मेरी बेल्ट खोल दो। अब जैसे ही बेल्ट खोलने के लिए जो कैप्टन रामचंद्र थे उन्होंने मेजर साहब की शर्ट के अंदर हाथ डाला तो उन्हें पता चल गया कि जो मेजर साहब की जो आंतें थी वो बाहर आ गई हैं। तो फिर उन्होंने जो मेजर साहब की जो बेल्ट थी वो नहीं खोली और उन्होंने मेजर साहब को अपनी पीठ पर लाद कर अपने साथियों की मदद से उन्हें जो वॉर जोन था, जो बहुत ही एक्सटेंसिव वॉर जोन था, वहाँ से 800 मीटर दूर लाकर एक बड़े पत्थर के पास मेजर शैतान सिंह को लेटा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भारतीय सेना के बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने जला दिया। अब जो मेजर शैतान सिंह थे वो रणभूमि छोड़ करके बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी हालत अब ऐसी हो गई थी कि बार बार उन्हें बेहोशी आ रही थी, बार बार वो चक्कर खा करके गिर जा रहे थे। इतने पे भी उन्होंने LMG पकड़कर दुश्मन को जवाब देने के लिए पोजीशन ले ली और कैप्टन रामचंद्र से कहा कि तुम पोस्ट पे वापस जाओ और अपने साथियों को बंदी बनने से बचाओ और कोशिश करना कि तुम ब्रिगेड हेडक्वार्टर जा पाओ और वहां जाके CO साहब को ये इन्फॉर्मेशन दे पाओ कि कैसे हमारी कंपनी ने बहादुरी के साथ दुश्मन का सामना किया और कैसे हमारी कंपनी के बहादुर जवानों ने दुश्मन के हर मौके पे उनके दांत खट्टे कर दिए। ये कहने के कुछ ही समय के बाद सुबह लगभग 8:15 बजे जो मेजर शैतान सिंह थे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और उन्होंने भारत माता को अलविदा कहा और कहा कि माता मैं तेरी सुरक्षा में हमेशा तैनात था, हमेशा तैनात हूँ और हमेशा तैनात रहूँगा। अब जो कैप्टन रामचंद्र थे वो अपनी पोस्ट पे वापस पहुँचे और उन्होंने चीनियों का सामना फिर से करना शुरू कर दिया। लेकिन जो चीनियों की संख्या थी वो इतनी ज़्यादा थी कि रामचंद्र अब उनका सामना नहीं कर पाए। अब तक 114 भारतीय सैनिक जो थे वो शहीद हो गए थे और लगभग 1300 चीनी सैनिक जो थे वो मारे जा चुके थे। अब जो 6 सैनिक बचे थे वो गंभीर रूप से घायल थे तो चीनियों ने उन्हें बंदी बना लिया था। इन सभी बंदी बने सैनिकों में निहाल सिंह जो थे वो सबसे ज़्यादा होश में थे और उन्होंने बंदी बनने की अगली ही रात को वहाँ से भागने का सोचा और चीनियों को चकमा देकर वो वहाँ से भाग भी गए। रात को अंधेरे में निहाल सिंह जो थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भारतीय सेना की जो पोस्ट है वो किस साइड है, उन्हें किस साइड जाना चाहिए।
और अब तक चीनियों को भी उनके भागने का पता चल चुका था, तो चीनियों ने उनकी तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। निहाल सिंह को आगे जाके एक कुत्ता दिखा जो भारत की रिजांगला पोस्ट पे अक्सर आया करता था और भारतीय सैनिक उस कुत्ते को अक्सर जो है वो खाना पीना दिया करते थे। निहाल सिंह उसके पीछे पीछे चले और उसका पीछा करते करते वो भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर तक पहुंच गए। निहाल सिंह दोस्तों आज भी मानते हैं कि उस कुत्ते के रूप में भगवान ने किसी फरिश्ते को भेजा था उनकी मदद करने के लिए। अब आगे जो कैप्टन रामचंद्र थे और उनके 3 साथी थे वो भी किसी तरह से चीनियों की कैद से भागकर आ गए थे और वो भी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पहुंचने में कामयाब हो गए थे। लेकिन हमारे जो एक साथी थे, जो एक सैनिक थे, उनकी मौत चीनियों की ही कैद में हो गई थी। अब आप ये सोचिए कि केवल 120 जवानों ने लगभग 1300 चीनी सैनिकों का तो सफाया कर दिया था और सैकड़ों की संख्या में जो चीनी सैनिक थे वो घायल थे। तो ये सोचिए कि अगर इन सैनिकों के पास अच्छे गर्म कपड़े, पूरा गोला बारूद होता, आर्टिलरी सपोर्ट होता, तो ये चीनियों की क्या हालत करते। चीन भारत की एक पोस्ट तो क्या, एक कदम भी जमीन का हिस्सा अपने हक में नहीं ले जा पाते अगर इनके पास पूरे साधन मौजूद होते। जहां दूसरी पोस्ट पे चीनियों को कामयाबी मिल रही थी, वहीं रेजांगला की पोस्ट पे अपना कब्जा जमाने के लिए, अपना कब्जा करने के लिए चीनियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और भारतीय सेना के जवानों ने उनका जो बहुत सारा गोला बारूद था वो नष्ट कर दिया था। और इसी वजह से जो चुशुल एयर स्ट्रिप थी और जो चुशुल सेक्टर था वहाँ पे चीन जो था वो अपना कब्जा नहीं कर पाया। इस बैटल ऑफ रेजांगला के बाद 3 दिन के बाद ही चाइना ने 21 नवंबर 1962 को सीज फायर जो था वो घोषित कर दिया। बैटल ऑफ रेजांगला जो है वो इंडियन मिलिट्री की हिस्ट्री में सबसे भयंकर बैटल्स में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग सारे जवानों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि इन जवानों की शहादत के लंबे टाइम के बाद तक भी देश ने इनको नज़रअंदाज करके रखा। जब हमारे जो 5 जवान थे जो चीनियों की कैद से निकल करके भाग करके वहाँ से आए थे, तो जब वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पहुँचे और उन्होंने वहाँ आकर के अपनी कहानी बताई कि कैसे भारत के 120 जवानों ने लगभग 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, तो वहाँ पे केवल 2 या 3 ऑफिसर्स थे जिन्हें उनकी बात पे यकीन हुआ और बाकी किसी भी ऑफिसर ने उनकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। यहाँ तक कि उन जो 5 जवान थे उन्हें कोर्ट मार्शल की भी धमकी दी गई और उनके अगेंस्ट एक जांच कमेटी भी बैठाई गई। जहां इन 5 की बातों पे कोई विश्वास नहीं कर रहा था, वहीं बाकी शहीद हुए साथियों की भी किसी को कोई खोज खबर नहीं थी। लड़ाई के कुछ दिन के बाद ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई और इस एरिया को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया गया। वहाँ पे किसी को भी जाना अलाउड नहीं था। अब 3 महीनों के बाद मतलब फरवरी 1963 में एक गडरिया जो था वो अपनी भेड़ों को चराते चराते इस जगह पे पहुंच गया, क्योंकि वो रास्ता जो था वो भटक गया था। तो जैसे ही उस गडरिये ने पहाड़ी से नीचे देखा तो उसकी जो आंखें थी वो खुली की खुली रह गई। तो उस गडरिये ने जैसे ही ये सब चीज़ें देखी, उसने नज़दीकी मिलिट्री पोस्ट को जाकर के ये इन्फॉर्मेशन दी। इसके बाद 10 फरवरी 1963 को इंडियन आर्मी का एक दल ब्रिगेडियर टी.एन. रैना के नेतृत्व में रेड क्रॉस के रिप्रेजेंटेटिव के साथ यहाँ पे पहुँचा। वहाँ पर जाकर के उन्होंने देखा कि जो नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल धैया थे, उनके एक हाथ में मॉर्फिन थी और एक हाथ में उनके पट्टी थी और वो मरते दम तक भी अपने घायल साथियों की मदद कर रहे थे। बहुत सारे जवानों के हाथ में अभी भी राइफल थी, ग्रेनेड थे और सबने सीने पे गोली खाई थी। मेजर शैतान सिंह भाटी जो थे, उनकी उंगली अभी भी ट्रिगर पे थी और उनके पाँवों में रस्सी से एलएमजी बंधी हुई थी। इससे ये साबित हो गया था कि जो 5 बचे हुए जवान थे वो जो भी कह रहे थे वो सच था। इस मंजर को देखने के बाद दोस्तों किसी की भी आंखों से आंसू जो थे वो रुक नहीं रहे थे और 13 फरवरी तक केवल 97 जवान जो थे उन्हीं के शव मिल पाए थे। कुछ जवानों ने इतनी मजबूती से अपनी राइफल्स के ट्रिगर्स को पकड़ के रखा हुआ था कि उनके हाथ से वो राइफल और ट्रिगर को निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए इंडियन आर्मी के कुछ जवानों ने उनकी उंगलियों को काटा और फिर उनके हाथ से जो वो राइफल्स थी वो निकाली गई।
96 सैनिक जो थे उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ वहीं किया गया। ब्रिगेडियर TN रैना जो थे उन्होंने खुद सबको मुखाग्नि दी, लेकिन जो मेजर शैतान सिंह थे उनके पार्थिव शरीर को उनके जोधपुर स्थित घर में भेजा गया। भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार किसी सैनिक का जो पार्थिव शरीर था वो उसके घर भेजा गया था। उनके अंतिम संस्कार पे बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी और लोगों ने इस वीर की वीरता के बहुत सारे नारे लगाए। इसके बाद इन जवानों की वीरता और बहादुरी की सराहना करने के लिए भारतीय सरकार ने मेजर शैतान सिंह भाटी को असीम बहादुरी और शानदार नेतृत्व के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र, भारत के सबसे बड़े डिफेंस सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा तीनों प्लेटून कमांडर्स नायब सूबेदार हरिराम, नायब सूबेदार सुरजाराम, कैप्टन रामचंद्र और उनके साथ नायक रामकुमार, नायक गुलाब सिंह, लांस नायक सिंहराम, नायक हुकुमचंद और नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल दहिया को भी वीर चक्र से सम्मानित किया। साथ ही CHM हरपूल सिंह, हवलदार जयनारायण, हवलदार फूल सिंह और सिपाही निहाल सिंह को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। साथ ही 13th कुमाऊं की रेजिमेंट को द बैटल ऑनर रेजांगला और द थिएटर ऑनर लद्दाख दिया गया। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चीनी सैनिक थे वो भी भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी और वीरता से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने वापस लौटते समय अपनी राइफल्स भारतीय सैनिकों के सम्मान में उल्टी गाड़ दी थी। अब 1963 में इंडियन गवर्नमेंट ने चुशूल में इन वीरों की वीरता के सम्मान में एक वॉर मेमोरियल बनाया जिसमें सभी शहीद हुए 114 वीरों के नाम अंकित हैं। ये मेमोरियल सबको ये दिखाता है कि कैसे मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे जो जवान हैं वो अपने प्राणों को देने से भी कभी पीछे नहीं हटते, कभी नहीं कतराते। अब जो बैटल ऑफ रिजांगला है ये 1962 के युद्ध का ही एक हिस्सा है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने देश की खुशहाली की कामना कीजिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव और जय श्री राम।